अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरासत। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आज सुप्रीम कोर्ट में रौनक लगी रही और सुप्रीम कोर्ट की जो केस था वो सारी दुनिया देखती रही क्योंकि टेलीविज़न पर लाइव चल रहा था। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं कि जो मार्शल लॉ की तौसीक करते रहे, और जब पार्लियामेंट को बात करती है तो उनको अपना उठाया हुआ हलफ याद आ जाता है। जब कोई मार्शल लॉ लगाता तब उनको कोई हलफ याद नहीं आता। उसके ऊपर बात भी करेंगे। कुछ कानूनी मसाइल हैं या बातें हैं जिनके ऊपर क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है, हमें वो भी हमें पता करनी है। डॉलर मज़ीद कम हो गया, आज 285 रुपये 72 पैसे का हो गया, और एक बड़ा एक खुशाइंद किस्म की चीज़ है जो हो रही है पाकिस्तान की मईशत के साथ। ये कितना नीचे जाएगा। मुझे आज 3 बड़े अहम लोगों ने ज्वाइन किया। अमानुल्लाह कंडरानी है, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं, इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, और हमारे साथ राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं, माहिर कानून हैं इस्लामाबाद से। अब्दुल सत्तार खान साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, अपना शो भी करते हैं कैपिटल न्यूज़ पे। खान साहब, चैनल तो को अच्छा कर लें आप, सबको ठीक है, चैनल तो बेहतर करें। कोशिश करूँगा। हाँ, कोशिश करें अपना। आपको मैं एक बात बताऊँ कि बाय द वे आज रिजवान अब्बासी साहब से मेरी मुलाकात तो नहीं, बात हो रही है बड़े दिनों के बाद, और ये बड़ा मेरा एक मुश्किल केस उन्होंने जीता। 9 साल की मेहनत के बाद तो राजा रिजवान अब्बासी साहब ने वो केस जीता है पहले। और इस्लामाबाद यूट्यूब देखा था, उसमें आपने देखा था यूट्यूब पे। हाँ, तो अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपको ऑन एयर में शुक्रिया अदा करूं सबके सामने, क्योंकि आपने अपना जिस तरह से आपने डील किया 9 साल हमसे, हम आपके भी और तमाम वकला के फ़ैन हो गए उस वजह से। आप खुद बहुत अच्छे हैं जी। और केस जो है हमारा मेरिट पे केस था, और हमने तो मेरिट पे कॉन्टेस्ट किया और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। आमीन। तो अब कंडरानी साहब ये बताएं कि क्या करेंगे काजी फ़ाइज़ साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, क्या होगा? मुबशर भी देखे, ये बात तो क्लियर है, कम से कम ये जो कानून बना है ये तो किसी का मतलब मैं समझता किसी के खिलाफ नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के खिलाफ है। अगर इसके सारे कंटेंट्स को देखें, उनका जो दायरा है ये तो, या अगर कोई मुतासरा फरीक हो सकता है तो चीफ जस्टिस हो सकता है कि उसके अख्तियारात को फर्द वाहिद के अख्तियारात जो कहीं दर्ज नहीं है, न आइन में दर्ज है उस फर्द वाहिद के अख्तियारात, न कानून में दर्ज है, न रूल्स में दर्ज है कि उसको क्या करना चाहिए। इसके बावजूद एक शख्स बिला शिरकत गैरे बैठा हुआ था, सारे अख्तियार इस्तेमाल कर रहा था, उसके अख्तियार को कदगन लगाया गया। तो ये बात तो जो पिटिशनर्स हैं उनका कम से कम राइट नहीं बनता है। दूसरी बात है कि उसके अंदर जो अच्छी बातें बार बार उसके अंदर जिक्र करते हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अहम बात है जो आज मैं पहली दफा आपके सामने कर रहा हूँ, इस वक्त 16 जज साहब, एक साहिबा और बाकी साहिब बैठे हुए, 2 है बल्कि खवातीन, तो 2 साहिबा और बाकी साहिबान बैठे हैं। तो अगर 16 जज साहिबान ये तय कर दें कि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने के अंदर इंटरफेयर करने का हक नहीं है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत होगी। इससे जो है पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है अब ये, लेकिन करनानी साहब ये तो किसी को शक भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, वो तशरीह करता है। कानून तो मुकन्ना कब काम है। मगर सर अभी तक तो जो आपने बताया, आपको मैं बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट के साथ हशर सुप्रीम कोर्ट करती रही है, जिस तरह उज़राए आज़म के साथ हशर करती रही है, जिस तरीके से तजलील जो है पार्लियामेंटेरियन की होती रही है, मैं समझता हूँ आपके चैनल में तो ठीक है, उधर तो ऐसा लगता है सब चोर डाकू है और ये सब फरिश्ते हैं। काजी साहब ने सही कहा, जिनकी तस्वीरें लगी हैं, कभी उन्होंने उनके बारे में किसी ने सवाल किया है? और आज जो काजी साहब का आजकल ये चल रहा है और बहुत जबरदस्त चल रहा है कि जो लोग जो है मार्शल लॉ को चैलेंज नहीं करते, उस वक्त अजीब पिटीशन से सर धुलते हैं। आज जो है कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के खिलाफ, उस पार्लियामेंट ने बनाया, चीफ जस्टिस अख्तियार कम हो गए, आप लोगों को परेशानी हो गई है। ये तो कम से कम बेदर्द किस्म का कानून है जिसको जो है बरकरार रहना चाहिए, और ये इसके अंदर जो है लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। केस मैकेनिज्म है, केस मैनेजमेंट है, केसेस का एक तरतीब देना है, उसके अंदर जो है कार्रवाई का एक रुख मुतय्यन करना है। ये तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ।
इस कानून को बहाल होना चाहिए, इसके अंदर जो इंटरिम ऑर्डर है उसको भी खत्म हो जाना चाहिए और ये सारी चीजें जो है स्मूथ लाइन में चलें और मुल्क इसमें तरक्की करेगा। ठीक है। ट्राइकोटमी ऑफ पॉवर्स है, पार्लियामेंट का अपना अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का अपना। ठीक है, आते हैं इस पे। फंडामेंटल राइट के खिलाफ। राजा रिजवान अब्बासी साहब, आपकी थॉट क्या है जी इसी सवाल पे? देखिए, लास्ट हियरिंग जो है उस पे बड़ी, इस पे जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो रेस हुए बेंच की तरफ से। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, उन्होंने पूछा कि जो काउंसिल थे उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो ये लॉ में जो कुछ लिखा हुआ है, जो इसकी प्रोविजंस हैं, आप इनसे तो इत्तेफाक करते हैं ना कि ये अच्छी हैं, ये बेहतर हैं, लोगों के लिए सूदमंद और फ़ायदामंद हैं। तो उनका जो आंसर था वो एफर्मेटिव था कि हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो क्वेश्चन सिर्फ ये रह जाता है कि क्या ये इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या इट वाज ए कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू पास दिस बिल एंड सो। तो अगर वो यानी इस पे भी पहुंचते हैं कि नहीं, अगर पार्लियामेंट ने इंटरफेयर किया तो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में, तो तब भी अगर वो खुद रूल्स अमेंड करके ये सारी, यानी ये नज़र आ रहा है कि खुद रूल्स अमेंड करके इसको उन रूल्स का हिस्सा बना देते हैं, तो वो बात तो, इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो जो जवाब था वो बड़ा जो था वो उसी से सारी बातें और चीज़ें अयां हो जाती हैं कि जब उन्होंने कहा, जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया, उन्होंने ही इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, इसकी जो प्रोविजंस और वो हैं, दोज आर बेनिफिशियल टू एवरी पर्सन। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज एंड ऑफ द मैटर। तो उन्होंने कहा तो फिर आपको इसका मतलब है कि सिर्फ इसका जो मैकेनिज्म है, सिर्फ इसके ऊपर आपको इतराज है, तो वो जो है यहाँ तक तो मामलात क्लियर हो गए कि जो कुछ है दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। करनानी साहब, साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, उनको वाकई सजा हो जाएगी? सजा तो एविडेंस के ऊपर होता है और एविडेंस ऐसा है, जिस तरह का चेन ऑफ एविडेंस मीडिया में देख रहे हैं, अगर वो चेन इंटैक्ट है और उसके अंदर कोई डाउट के लिए, तो यकीनन कोर्ट उसमें अपना कनेक्शन रिकॉर्ड करती है। तो ये सब फाइल होगा तो पता चलेगा, वरना जो चेन ऑफ एविडेंस इस वक्त आया हुआ है कि सेक्रेटरी का कन्फेशनल स्टेटमेंट आया है, और वो कन्फेशन स्टेटमेंट होता है इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। मानता है कि हमने इसको रिसीव किया और मैंने उनके सामने रखा, और इसके बाद उन्होंने पेपर अपने पास रखा, जो अपने पास रखने के बजाय एक डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिकली डिस्प्ले करना ये जुर्म है। तो इस लिहाज से देखा जाए, जहाँ इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट हो तो वो सर्कमस्टेंशियल यूज हो सकता है, इसलिए तो कन्विक्शन का केस बनता है। ठीक है, आपकी आवाज़ टूट रही है, मैं आता हूँ इस पर। अब आज़ी साहब, साइफर केस के मामले में बड़ी बहस चल रही है कि जी ये भी इन कैमरा होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। आपके ख्याल में ये ओपन ट्रायल होना चाहिए? देखिए, सेक्शन 14 जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, सबसे पहले तो आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसके नाम से ही जाहिर है कि इट डील्स विद द ऑफिशियल सीक्रेट्स, तो ये ओपन हो नहीं सकता। सेकेंडली, सेक्शन 14 जो है वो इसमें इनेबलिंग प्रोविजन है, वो जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को ही प्रोमोट करती है। तो हमने जो एप्लीकेशन दी वो सेक्शन 14 की दी है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और क्योंकि मैटर रिवॉल्व्स अराउंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो इसमें तो प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो क्लियर है। आपका क्या ख्याल है, सजा होगी चेयरमैन पीटीआई को? देखें, ये बिफोर टाइम, क्योंकि मैं इस केस में प्रोसिक्यूटर भी हूँ, तो इसलिए मैं इस हद तक तो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और इसमें फ्रॉम टो टू नेक जो है वो चेन ऑफ एविडेंस मौजूद है। मैं सिर्फ इस हद तक कहूँगा, बाकी तो कोर्ट का डोमेन है, कोर्ट ने। अच्छा चले, एक बात मुझे मफरूज़े में बता दें, घूम घूम के बता दें, सच सच ना बताएं, कि जितने वादा माफ गवाह हैं, क्या उनमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर 2 लीडर्स मौजूद हैं? नहीं, देखिए, नंबर 1, इस पे कोई भी वादा माफ गवाह नहीं है इस केस में। इसमें वादा माफ गवाह जो होता है वो पहले एक्यूज होता है, फिर एक्यूज को जो पार्डन है वो टेंडर होता है, और उसके बाद जो है वो वादा माफ गवाह की बारी आती है। तो यहाँ पे हमारे
प्राइमरी विटनेसेस हैं, वादा मुआफ गवाह कोई भी नहीं है इस केस में। सत्तार खान साहब, मुझे तो लगता है आजम खान साहब मादा माफ गवाह बन गए हैं, बाबासी साहब बता नहीं रहे हमें। नहीं, वो गवाह है, वादा गवाह नहीं है। ही इज ए विटनेस, ही स्टार विटनेस इन आवर केस। लेकिन वादा मुआफ गवाह मुबश्शिर साहब वो होता है जो पहले इस केस में एक्यूज होता है, ठीक है, वो मुल्जिम होता है, फिर बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है, फिर उस एप्लीकेशन को कोर्ट अलाउ करके जो है फिर उसको उसकी 164 होता है, फिर जो है उसका नाम कॉलम ऑफ एक्यूज कॉलम नंबर 3 से निकल के कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में उसका नाम आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, वो एफआईआर में भी ये नहीं है कि ही इज एक्यूज, एफआईआर में भी है कि इनके रोल को देखा जाएगा तो ही वाज नेवर एवर एन एक्यूज इन दिस केस। तो वो वादा मुआफ गवाह नहीं है, विटनेस जरूर है वो, और हमारे स्टार विटनेस है। अच्छा, ये 164 का बयान किसने करवाया था? हाँ, इन्हीं का था, लेकिन वादा मुआफ गवाह तो नहीं है ये। ओके ओके। सत्तार खान साहब, ये दोनों चीज़ें जो हैं, साइफर केस और जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल है, इसमें सहाफ़ियों की पल्स क्या कहती है आपको, क्या होने जा रहा है? पहले तो ये है कि जो साइफर केस है ना, इस पे अब इमरान खान को दाद देनी चाहिए या कोई दाद की भी कोई दाद होती है वो देनी चाहिए, महादाद देनी चाहिए कि वो जलसे में आता है। अभी उसकी अपनी हुकूमत है और उसे पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा। वो एक कागज़ निकालता है, वो लहराता है कि अमरीकी ख़त। अब मैंने, आपने कहा ना पल्स क्या कहती है एक जर्नलिस्ट की, तो मैंने भी देखा, मैंने कहा यार अमेरिका जो चाहता है वो हो जाता है, उसको ख़त लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैं अगले दिन जा रहा था इस्लामाबाद, तो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस के एक दो बंदे जिनके साथ है अपनी, मैंने कहा यार मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे बता दो ये ख़त क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा असद मजीद ख़ान ने अपनी असेसमेंट रिपोर्ट दी है जिसको साइफर कहते हैं। तो मैं कहा ये अमरीकी ख़त कहता है, ये उसकी मर्ज़ी है। मैं कहा लोग तो ये मान है। फिर मैंने पीटीआई के लोग जो थे उनमें रहनुमा भी आते थे, मैं कहा ये अमरीकी ख़त नहीं है, ये साइफर है। उन्होंने कहा नहीं जी अमरीकी ख़त है। अब वो भी मुझसे होते थे। मैं कहा यार ये कुछ दिनों की बात है, 15, 16, 17, 18 दिन गुजरे थे, तब इमरान खान ने अपने एक और जलसे में खुद ही कहा कि ये हमारा एक दलेर और ख़ुददार किस्म का सफ़ीर था अमेरिका में, असद मजीद ख़ान, ये उसकी रिपोर्ट है। अब ये जो बात है, अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करते हैं। अब ये माहिर कानून भी हमारे साथ हैं जो आपके भी वकील रहे हैं। ये बता दिया जाए कि ये भी जर्नलिस्ट की पल्स होती है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये होता है कि मैं उसका जिक्र ही ना करूं। आप जो मतन है, कंटेंट है, वो सारे जहां को बताते फिर रहे हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट उसके बाद कहते हैं कि मैं दिखा नहीं सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। अब अजीब सी बात है, कंटेंट आपने बता दिया, जो असल बात थी उस ख़त की, उस साइफर की, वो आप बताई जा रहे हैं और अपनी जो आपकी सियासी तौर पे मकबूलियत है उसको हवा मिल रही है, हर तरफ से झोंके आ रहे हैं, मकबूलियत ऊपर जा रही है। लेकिन आप साथ साथ ये कहते हैं कि मैं दिखा इसलिए नहीं सकता कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ होगा। तो बता क्यों रहे थे? ये वकील साहब भी मुझे बता सकते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यही होता है कि जो कुछ भी है वो उसका आपने ना मतन बताना, ना कंटेंट बताना, ना उसके बारे में बात करनी है। असल तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो ये है, अब आपके पास मैं बैठा हूँ, मैं आपको ख़त नहीं दिखाता, मैं सारा मतन आपको बता देता हूँ, तो क्या इसका मतलब है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मैंने कोई ख्याल ही नहीं किया। दूसरी जो बात है कि इनके पास केस, इन्होंने ख़ुद कहा जब आपने पूछा कि प्रोसिक्यूटर, तो ये नहीं हो सकता कि आज़म खान जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहे आज़म खान हो, चाहे फवाद हो या कोई भी हो, जो जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका तो हाथ से गुजर के जानी है ना चीज़, हर चीज़ उसके हाथ से गुजरेगी। यहाँ तक होता रहा है, जो हमारे तजर्बे में रहा है इस्लामाबाद में, कि जो मिनिस्टर होते थे, वफाकी वज़ीर जो होते थे, वो कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहते थे कैबिनेट मीटिंग के अलावा, या कोई ज़रूरी काम पड़ जाता था, तो वो मोस्टली जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था ना, पूरी मिन्नता कर रहे होंगे कि यार तू तो कमरे में बैठ जाते हैं जाके, तो ये ज़रा हमारी मुलाकात तो करा दो। अब ये कैसे हो सकता है कि सबसे पहले बात है कि इमरान खान को क्या फरिश्तों ने आके बताया था कि जी साइफर आया हुआ है, असेसमेंट रिपोर्ट है, जो पाकिस्तान का सफ़ीर अमेरिका में लगा हुआ है उसने भेजा है। भाई बताने वाले आप ही थे ना, आप ही ने बताया होगा ना कि ये आपके काम आ सकती है चीज़, और उन्होंने कहा कि काम कैसे आ सकती है, ये सारे ने मिल के किया होगा। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अकेला बैठा सोच के। चले आते हैं कनरानी साहब, अब
और वो फैज़ाबाद धरने का केस जो है वो भी ज़ीनत है अखबारों की और अदालतों की। उसमें तो शेख रशीद साहब के आप वकील भी थे, शेख साहब जेल में हैं, आप वज़ीर हैं, तो आप लोग अब उसको परसू करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए जी, मेरे लिए तो कानूनी मुश्किल है। मेरे तो एज ए वजीर जो है मैं पेश नहीं हो सकता हूँ। मेरा पाकिस्तान बार काउंसिल में जब आप आते हैं तो उसमें फिर ये चीज़ें हमें इजाज़त नहीं देती कि हम अदालतों में पेश हों। और दूसरी, शेख रशीद साहब को अपनी तरफ से लिबर्टी है, अपना काउंसिल करे। और उसके अंदर जो एजाज उल हक साहब का केस है, शेख रशीद साहब का और एजाज उल हक साहब का केस दूसरों से मुख्तलिफ है। उन्होंने वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को क्वेश्चन किया है, जो रिपोर्ट दी गई इदारों की तरफ से कि इन्होंने, किसी ने खाना पहुंचाया, किसी ने कोई तकरीर की है, उन्होंने कहा ये बातें हमने नहीं की है या हम इसके जिम्मेदार नहीं है। तो वो उन्होंने अदालत को बताना है और अदालत ने भी शायद ऑब्जर्वेशन ये दी है कि हमने तो पासिंग रिमार्क्स दिए हैं कि सियासतदानों के बारे में हमने कुछ लिखा नहीं है। तो शेख रशीद साहब का अभी अपना ये राइट है, अपना आपको डिफेंड करे, वरना मैं तो इस हद तक उसका वकील था कि उस रिपोर्ट को बताता कि उस रिपोर्ट के अंदर जो शेख रशीद का रोल है वो ऐसा ऑफेंसिव नहीं है जिससे जो है उसके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए। वो शायद ऑब्जर्वेशन एक्सपेंड भी हो जाए, मगर इस वक्त मैं कोर्ट में नहीं कह सकता हूँ कि मैं एज ए वजीर जो है बात नहीं। तो करनानी साहब, लेकिन आपको लगता क्या फैज़ाबाद धरने केस में होना क्या आगे सजाएं होंगी लोगों को? लेकिन से फैजाबाद धरना केस के अंदर तो सजाएं नहीं होगी, क्योंकि ये तो रिव्यू है। रिव्यू तो अब तकरीबन खत्म ही हो गए, सबने विड्रॉ कर लिए। अब एजाज उल हक साहब और शेख रशीद साहब, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो विड्रॉ नहीं करने दे रहे ना। नहीं, विड्रॉ तो नहीं होंगे, मगर जो आगे का एक्शन है गवर्नमेंट नहीं करना है। इस केस के अंदर सजा नहीं होगी। इस केस के अंदर तो रिव्यू डिसमिस होंगे, जजमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। वो जो कोर्ट डायरेक्शन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर तो यही प्रोपोजिशन है। तो वो तो फॉलो नहीं हो सकती। उसमें मसलन अगर ये रिकमेंडेशन है कि जनरल फैज को प्रमोट नहीं करना, तो वो डीजीसी थे, बाद में डीजीआई बन गए तो वो तो उसके बरक्स हुई, तो फिर क्या होगा? कंटेम्प्ट होगा। अब जाहिर बात है वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने देखे, एक रिपोर्ट से कहा है कि आप उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट दें। आप देख लें कोर्ट में क्या आता है, तो उसकी रोशनी में कोर्ट देखेगी, मगर मेरे जाकर उसको अलग प्रोसीडिंग में देखेगी। इस नजरसानी की प्रोसीडिंग के अंदर तो ये फैसला होगा, ये डिसमिस हो जाएंगे, डिसमिस विड्रॉन। या जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए है, अगर जो आपके केस के अंदर कुछ नहीं है, ये विद परमिशन ऑफ द कोर्ट है, सब्जेक्ट टू परमिशन है। अपने कोर्ट ये भी कह सकते हैं आप एक स्टेटमेंट दिया, दूसरी स्टेटमेंट दे रहे, इशू बन सकता, मगर कोर्ट कह भी सकती है ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है रिजवान साहब, इस केस में हसन इकबाल भी बोल रहे हैं, ख्वाजा से भी बात कर चुके हैं, और वो शाहिद खाकान अब्बासी भी बातें कर रहे हैं, और वो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ जनरल फैज़ ने किया और हमारे सर पे बंदूक रखी हुई थी किसी ने। तो क्या अब ये बातें काबिल कबूल होंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि इस वक्त जो है, जैसे करनानी साहब फरमा रहे हैं, इस वक्त है रिव्यू किसका है? उस ऑर्डर का जो कि धरना जो 2017 में हुआ था टीएलपी का, उससे रिलेटेड था। और जो उसमें मोस्ट क्रूशल ऑर्डर था वो ये था कि जो लोग अपनी ओथ की वॉयलेशन करके अपने डोमेन से बाहर जा रहे हैं, वो दैट इज़ रॉन्ग। और गवर्नमेंट जो है इस बारे में रिपोर्ट दे कि किसका क्या रोल था इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशल बात है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी और मुख्तलिफ इदारों ने जो उनकी हद तक जो भी रिमार्क्स आए उनके एक्सपंक्शन के लिए जो है वो उन्होंने कहा। और जो प्राइमरी जो मेन रिव्यू पिटिशन थी वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थी कि इससे जो है मोरल डाउन हो रहा है हमारे ऑफिशियल्स का, और वो सारा। तो अब देखें, अगर पहले वाला जैसे अभी तो रिव्यू विड्रॉ हो रहे हैं और चीफ साहब ने जो है वो अलाउ नहीं किया बाज़ लोगों को विड्रॉ करने से, तो इसका मतलब है कि जो पहला ऑर्डर है विड्रॉल से, तो यही लगता है कि वो जो नाउ दे आर सेटिस्फाइड विद द अर्लियर ऑर्डर। तो जब अर्लियर ऑर्डर जो है वो दोबारा, वैसे तो दैट इज़ होल्डिंग द फील्ड, तो उसके मुतल्लिक जब रिपोर्ट आएगी गवर्नमेंट की कि फलां जो लोग हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं और इन्होंने फलां ओथ को जो है फलां लोगों ने इस हद तक इस तरीके से वायोलेट किया, तो तब जो है असल प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी।
तो जो जिसने वायलेशन की है उसकी हद तक फिर जो है वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, और इवन विदाउट ऑर्डर भी जो है वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं। 21 तारीख को आ रहे हैं मियाँ साहब वापस? मैं अगर कहते हैं तो मैं फ़ोन करके पूछ लूँ मियाँ नवाज शरीफ पता साहब को। करें, पता करें, हैं? अब बता दें मुझे वैसे ही आप। बस वो मेरे ख्याल में ना मियाँ नवाज शरीफ को या उसकी फैमिली को भी कोई हतमी तौर पे नहीं पता कि वाकई उन्होंने फ्लाई कर जाना है लंदन से लाहौर के लिए। हाँ। तो जो लंदन से तो फ्लाई कर सकते हैं, अब कहाँ के लिए ये नहीं, लंदन से मैं वो फ्लाई करना कह रहा हूँ, लंदन से फ्लाई करके पाकिस्तान में। अब मुबशर हुकमान साहब भेजा मैंने नहीं था, भेजा इस्टेब्लिशमेंट ने था, भेजा इमरान खान ने था, इन्हीं के दौर में गया था, और फिर इन्हीं की मर्ज़ी से इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो आ जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी वो नहीं आएगा। हमारे और आपके कहने से ना वो गया था। अभी क्या लगता है क्या चाह रहे हैं? अभी तो ये है कि उनकी समझ नहीं आई कि जनरल बाजवा, अब ये जनरल बाजवा के ऊपर उनकी जो सुई फंसी है, फंसनी वो तो चाहिए अब थी। चेंज हो गया बयानिया, तो चेंज हो गया, फंसी क्यों थी? हाँ। वैसे एक कॉमन सेंस है मुबशर हुकमान साहब, उसको जनरल बाजवा को फौज का सिपा सालार किसने लगाया था? नवाज शरीफ ने लगाया था। और जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान ने दी। तो नवाज शरीफ और इमरान खान में फ़र्क नहीं है, पसंद इनकी एक ही है और वही बंदा इनका बेलन है। अब पसंद भी आप ही करते हो, एक बंदा उससे सिपा सलार लगाता है, अपॉइंट करता है, दूसरा उसको एक्सटेंशन देता है, और फिर रोना भी उसी का डालते हैं दोनों। नवाज शरीफ भी रोना कमर जावेद बाजवा का, और इमरान खान भी कमर जावेद बाजवा। एक्सटेंशन भी मियाँ साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती थी ना। अब ये देखें ना, तो फिर दोनों एक ही हुए ना। फिर लोगों को जो अपने अपने सपोर्टर आपस में लड़ रहे होते हैं सुबह दोपहर शाम, तो उनको जाके समझाना चाहिए कि तुम दोनों के लीडर जो हैं नवाज शरीफ और इमरान खान। अब आपको क्या लग रहा है 21 तारीख को आ रहे हैं मियाँ साहब के? नहीं, 21 तारीख को आना, मैं फिर वही बात करूंगा, खुदा की कसम मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मैं कहूं कि वो आएगा वो ना आया, फिर आपने मुझे पकड़ लेना कि भाई आज तो अपना देखें क्या तारीख है यार, 1 मिनट 3 तारीख है। मैं कहता हूं कि 19 तारीख भी हो जाए ना, मुझसे आप पूछेंगे ना, मैं 19 तारीख को भी यही बता रहा हूँ कि मैंने नहीं पता। आखिरी घंटे में तो इनके इरादे बदल जाते हैं। इनके स्टेटमेंट जो सियासी बयान सियासतदानों के होते हैं वो तो बदल रहे होते हैं, पीर को कुछ का, मंगल को कुछ का, बुध को कुछ का, जुमेरात को कुछ का। अब अगर इनके बयानात के ऊपर हम चलना शुरू कर दें तो हम अपनी मतलब है कि दाव पे लगा देंगे। राजा रिजवान अब्बासी, अब्दुल सत्तार खान और अमानुल्लाह कंडानी मेरे साथ ही। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं इनके पास। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। रिजवान अब्बासी साहब, मुझे ये बताइएगा कि वो जो 164 का बयान होता है वो तो मुल्जिम के सामने होना चाहिए। मुझे याद है साक डार साहब की एक स्टेटमेंट थी 40 सफ़ों की, जिस पे हर सफ़े पे उनके सिग्नेचर्स भी थे, और गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग काजी फाइज साहब ने उसको उड़ा के फेंका था, कहा था कि मुल्जिम के सामने क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो क्या वो स्टेटमेंट 164 की जो है वो इमरान खान के सामने रिकॉर्ड हुई है? देखें, उसमें पर्पस ये होता है कि एक्यूज अगर चाहे तो वो उस विटनेस के ऊपर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है उस वक्त जो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही होती है। तो अगर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एक्यूज क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता है उस पर, तो दोबारा जो है वो स्टेटमेंट एज इट इज़ एग्जिबिट हो जाती है, दोबारा उस गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो पर्पस क्रॉस एग्जामिनेशन है। अब अगर उस वक्त क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो अभी जब वो विटनेस आएगा तो एक्यूज को फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू क्रॉस एग्जामिन दैट विटनेस। तो इसलिए इसमें कोई इतना ये फेटल इस सेंस में नहीं होता, क्योंकि सब्सिक्वेंट टू दैट जब ट्रायल की स्टेज आती है तो उस वक्त जो विटनेस जो स्टेटमेंट देने वाला है वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट जो है उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता है एक्यूज। अच्छा, 2 बातें अब एक साथ आपको पूछ रहा हूँ, मुझे प्लीज़ उनका बता दीजिएगा कि सारे मुझे बता रहे हैं कि मियाँ साहब के केसेस ही ख़त्म हो गए हैं, पिछली हुकूमत ने करवा लिए थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मियाँ साहब कन्विक्टेड मुजरिम है, क्योंकि वो जेल में थे और जेल में उनके प्लेटलेट्स कम हुए, पहले सर्विस अस्पताल आए और फिर वो एक परमिशन लेके बाहर चले गए, चाहे वो डील हुई नहीं हुई जो भी है, वो अलम सलम, बेसिकली वो जेल में थे। तो अब जो सारी बातें हो रही हैं कि मियाँ साहब जब वापस आते हैं 21 तारीख को, तो क्या उनको अदालत रिलीफ देगी, जबकि उनको तो एक्चुअली सीधा जेल जाना चाहिए और वहाँ पे अपने आप को सरेंडर करना चाहिए? देखिए, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में है कि वो जेल से पहले बाहर आए और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया
और जब वो टाइमली वापस नहीं आए तो वारंट इशू हुए और उसके बाद परपेचुअल वारंट्स इशू हुए। तो अब वो खुद वॉलंटरीली जब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो वो वारंट जो हैं वो कैंसिल हो सकते हैं, और किसी वजह से देखें सज़ा है तो और सेंटेंस जो है वो सस्पेंड भी हो जाती है, और उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड भी हो सकती है, और केस का जो है मेरिट के ऊपर डिसीजन जो है, जो अपील है अभी वो तक तो उसका नहीं हुई मेरिट। ना सस्पेंशन? हाँ नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन देखिए बहुत सारे केसेस में जैसे उसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब एफआईआर लॉन्च हो और कोई शख्स जो है वो बैरून मुल्क हो तो वो कोर्ट से प्रोटेक्शन लेता है कि मैं क्योंकि खुद वॉलंटरीली कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश होना चाहता हूँ, तो जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करूं तो मुझे अरेस्ट ना किया जाए। तो इन स्पाइट ऑफ रेड वारंट जो है वो लोगों ने लैंड किया एंड दे वर नॉट अरेस्टेड, वो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो क्योंकि कॉन्विक्ट हैं लेकिन कोर्ट की परमिशन से गए, लेकिन टाइमली वापस नहीं आए और उनकी एब्सेंस में वारंट निकले, तो अब वॉलंटरीली आने की सूरत में वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि जब मैं लैंड करूं तो मुझे अरेस्ट ना किया जाए, नंबर 1। और मीन वाइल जो है वो कोर्ट में अपीयर होके एक तो सस्पेंशन और सेकेंडली जो है वो अपने सेटिंग असाइड अरेस्ट वारंट की एप्लीकेशन वो दे सकते हैं, और परपेचुअल वारंट तो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा जो ही वो कोर्ट के सामने अपीयर होंगे। तो ये रिलीफ तो इसमें कानून की तो गुंजाइश मौजूद है। राय साहब क्योंकि आपका जो बहुत कुछ बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा रिजवान अब्बासी हमारे साथ थे। अमानुल्लाह कनरानी साहब, आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो उनको रिलीफ मिलेगा कि या डायरेक्ट जेल में जाएंगे? देखिए मुर्शद, देखें बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, ज़ाहिर मीडिया भी डिस्कस बहुत करता है, वरना जो एज ए वकील जो मुझे पता है ये 4 साल 5 साल केसेस हम लोग रोज बेल ले रहे होते हैं। यकीन करें जो नेब के केसेस है मेरे 50 केसेस जिनमें मैंने बेलें ली हुई है, अभी भी तभी तक बेल पर है। एक का नाम अभी से बता रहा हूँ, अमीर बख्श उसका नाम है, कल भी उसका केस लगा हुआ है। इस तरह कई लोग हैं, ये तो हाइप क्रिएट हो जाता है सियासतदानों के नाम पर कि जी इसको सजा हो गई है और जेल में जाए। सैकड़ों लोग कैसे फिर रहे हैं, क्योंकि नेब के लाभ में 10 साल से ज्यादा सजा है ही नहीं। तो असूलन तो जो नेब का जो है व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, उसमें तो जेल होना ही नहीं चाहिए जब तक फुली जो है एविडेंस ना आ जाए। तो मैं समझता हूँ ये रिलीफ तो उसका हक है, क्योंकि ये होता है प्रोटेक्टिव बेल तो होता है जब कोई केस कोर्ट में ना हो। ये कोर्ट में चुका आ चुका है तो इसमें आएगा 426 सीआरपीसी, वो भी पहले इस्तेमाल होकर उनको बेल मिली हुई है। अब आप ये कहेंगे जी मैं चूंकि बेल के बाद मेरा जो है वो वारंट हो गए, वारंट तो नॉर्मल प्रोसीजर सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि आइन में जो लिबर्टी है आर्टिकल 9 के तहत वो एक फंडामेंटल राइट है। एक बंदा कहता मैं आके कोर्ट में फेस करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत है मैं आ जाऊँ, तो कोर्ट कभी नहीं इनकार नहीं करेगी। 100 कत्ल का मुजरिम भी होगा उसको इजाजत देगी कि हाँ आओ आप कानून के सामने पेश हो जाओ। तो जो भी शख्स कानून के सामने पेश होने आएगा अदालत उसको इजाजत देगी। बिल्कुल कोई भी अदालत नहीं है ये कहेगी हाँ आप ना हो, इसका मतलब है अगर आप इजाजत नहीं देंगे वो तो फिर वापस चला जाएगा, उसके पास तो एक्सक्यूज होगा जी मुझे अदालत ने नहीं छोड़ा। वो आएगा अदालत में पहले दरख्वास्त देगा कि मुझे अंदर आने दिया जाए पाकिस्तान के, और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये प्रोटेक्शन कई लोगों को मिल चुका है, आपका शर्जीर इनाम इससे इस्तेफादा कर चुका है, और कई लोगों को जिनका भी अब नाम है, इसाक डार साहब जो है इस तरह प्रोटेक्शन ले चुके हैं। जो बाहर होते मुल्क से वो पहले आके बाप का ये जो हमारे एमक्यूब का वजीर है जो उसका था शिपिंग का, नाम मैं भूल गया उसका, शिपिंग का वजीर था ठीक है दुबई। हाँ जी मैं समझ गया। गौरी साहब, गौरी बाबर गौरी आया प्रोटेक्शन ले चुका है, और कई सिंध के ऑफिसर आए। ये तो नॉर्मल रूटीन है। तो नवाज शरीफ का भी प्रोटेक्शन जो है नॉर्मल रूटीन में लिया जाए, इसमें हाइप क्रिएट नहीं किया जाए, वरना रूटीन में बेल हो रहे हैं और बेल होते हैं 4 साल 5 साल कुछ भी नहीं होता। चलें हाइप नहीं क्रिएट करते। आपसे दूसरा सवाल ये पूछ लेते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन को चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त दायर हो गई है इलेक्शन कमीशन में, अब वो सजा तो मुअत्तल हो गई है, तो क्या ये हो सकता है ये हेयरिंग? देखें ये हेयरिंग तो इसलिए होगी कि वो तो मुअत्तल का मतलब वो तो आर्जी तौर पर मुअत्तल है ना, मगर जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स तो अभी आप उसको रोक तो नहीं सकते दूसरे फोरम पे। इलेक्शन कमीशन में दिया होगा, इलेक्शन कमीशन का अपना अख्तियार है, वो अपने अख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। सजा के अलावा जैसे अभी
और भी कई चीजें इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में हैं। तो ये जो इलेक्शन लॉ है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, उसके अंदर कार्रवाई होगी, सजा के तौर पर नहीं होगी, उसके अंदर कार्रवाई होगी। तो उसके अंदर ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और क्योंकि अब कहते हैं अपने जो गड़ा दूसरे के लिए इंसान पोतता है, खुद उसमें गिरता है। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ के कन्विक्शन की बुनियाद पर कराई थी, इमरान खान के दौर में हुआ। अब वही जो कानून नवाज शरीफ के लिए वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन भी उसकी इस तरह जा रही है और इसके अलावा जो सजाएं है वो भी उसी तरीके से हो रही है। तो मैं समझता हूँ मकाफात अमल है। आप हमेशा अगर दूसरों के लिए अच्छा ही सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपसे अच्छा करेगा। आप दूसरों के लिए ठीक है, एसी बंद कर दूंगा, ठीक है, तो आगे फिर आपके साथ भी ये होगा, आपका भी एसी बंद होगा। ठीक है। अब्दुल सत्तार साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने आज फैसला किया है कि 30 अक्टूबर तक जितने गैर मुल्की पाकिस्तान में हैं वो तारकीन वतन उनको बाहर निकाला जाएगा, और गालिबन इसकी जद में ज़्यादातर या मोस्टली अफ़गान शहरी आते हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3.2 मिलियन पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर अफ़गान से हैं, जिनमें वो भी हैं जिनको असाइलम दिया था। लेकिन अच्छा, बहुत से लोग हैं जिन्होंने उससे पासपोर्ट ले लिया, इतनी देर में शनाख्ती कार्ड ले लिया, उनका क्या स्टेटस होगा? ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है कि जी ये या अफ़गान महाजरीन या कोई और जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर आया, उसने शनाख्ती कार्ड ही बना लिया, पासपोर्ट पे सफ़र भी करते रहे, वीज़े भी लगते रहे। अब ये देखें ना कि किस तरह हो रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। जब कभी भी थोड़े से इस तरह के हालात होते हैं ना, कोई धमाके धमूके हो गए, कोई टेररिज्म हो गया, फिर इनको याद आता है कि अब हमने ये करना। ये जब कोई और मुल्क हो उसमें एक ही दफ़ा होता है और मुकम्मल तौर पर होता है। अगर कोई खामियां रह भी जाए तो बाद में वो कवर कर लेते हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ बात होती है, बात आती है, उसके 4 दिन बाद आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊँगा, फिर वो मामला वहीं पर आएगा। तो आपने अगर करना है तो यहाँ पर पाकिस्तान में कराची शहर में तालिबान की हुकूमत में जो शामिल वज़ीर हैं उनकी बहनें भाई रह रहे हैं कराची में, मज़ेदार किस्म के बंगले उन्होंने ख़रीदे हुए हैं, वो आराम से रह रहे हैं। अब मैं तालिबान हुकूमत में जो मौजूद हैं वज़ीर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं। और इस तरह कई और हैं जो रह रहे हैं। एक ज़माने में हामिद करज़ई भी कोयटा में रहता था। अब ये देखें, आपने अफ़गानों के लिए अगर आपने कुछ करना है, कोई ना कोई लेके आया होगा ना। अब यही होता है ना, कोई किसी को मैं ले आया, किसी को आप ले आया, किसी को और ले आया, और लाने लूने में जब आके हम जब समझते हैं कि मसला बन गया, फिर हम कहते हैं इनकी गिनती करो, तादाद कितनी है, फलाना कितना है। यकीन करो ये 3.2 मिलियन आपने कहा है ना, ये अगर हतमी तौर पर अगर बाकायदा जिसे गिनती कहते हैं या सेंसस कहते हैं, वो अगर हतमी तौर पर हो जाए तो ये तादाद इससे ऊपर जा सकती है। करनानी साहब, आप तो वज़ीर हैं इस हुकूमत के, आप लोग कितना सीरियस हैं गिनती के अलावा इनको घर भेजने के लिए? अमानला करनानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है उनको मेरी आवाज़। अब ये पता नहीं है हमारे फ़ोन का प्रॉब्लम है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। जेन्युइन क्या होगा? अगर फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं है तो जेन्युइन क्या होगा? वो भी तो जेन्युइन ही होता है फ़ोन का। तो फ़ोन आप ये फ़ोन का भी तो जेन्युइन होता है, लेकिन जो उनके कारोबार वगैरह हैं वो सारे तलफ हो जाएंगे, और वो कहा गया है कि वो हम कब्जा कर लेंगे। नहीं मुबश्शिर लुकमान साहब, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि तालिबान की हुकूमत में मौजूद जो वज़ीर हैं उनके करीबी खूनी रिश्तेदार कराची में रह रहे हैं और बड़े अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, छोटे मोटे नहीं रह रहे। वो तो वज़ीर हैं, मालदार हैं, को वीज़ा लिया होगा वो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इलीगल यहाँ पे है। अब देखें ना, वो पहले तो उनका डिटरमिन कर लें कि वो आके, जब मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट बना के आप गैर मुल्कों बाहर के मुल्क में जाते हैं, पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी है, ख़ुद आप अफ़गानी हो, और वीज़ा आपको पाकिस्तान में वो गैर मुल्क की सफारत खाना जहाँ जाते हैं वो आपको वीज़ा लगाते हैं। तो यहाँ तक बात तो यहाँ तक चली गई यहीं पे ना करें मुल्क के लिए बेहतर कोई। यार मैंने करना है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनको कर रहे हैं तो तानू तो भी इतराज़ है। कोई भी नहीं, 20 दफ़ा तो मैं सुन चुका हूँ कि करने लगे फिर लटक जाती है बात। नहीं, सिर्फ एक दफ़ा ही हुआ है पहले मुशर्रफ के टाइम पे, उसके अलावा ये नहीं हुआ, और एक ही बार हुआ। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अफ़गान महाजरीन, मुझे उनसे कुछ नहीं। अब महाजरीन कौन होते हैं? महाजर कौन होता है जो पता नहीं किसी मुसीबत में अपने मुल्क में होता है और आके पाकिस्तान को मुसीबत में डाला हुआ है। वो अलग बात है कि महाजरीन के साथ कुछ लोग आए थे, ये होता है।
वो महाजरीन नहीं होते, महाजरीन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं महाजरीन भी होते हैं और वो आगे कर जाते हैं। उनके नाम पे भी आते हैं लोग। आपके एक बात है कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है, एक मिनट, करनानी साहब मिल गए हैं जी। मानला भाई ये बताइएगा, आपकी हुकूमत सीरियस है ये अफगान मुहाजिरीन को या गैर कानूनी तौर पे जो लोग रह रहे हैं उनको राउंड अप करके वापस भेजने के लिए? मेरी हुकूमत के लिए पूरे मुल्क का मसला है और ये मुल्क में बड़ी बात है। आपको पता है आर्मी ने इनिशिएटिव लिया है, आर्मी चीफ ने, तो मैं समझता हूँ उनका जो डिटर्मिनेशन है वो बड़ी पुख्ता है और ये जरूरत है। ये वरना ये तबाही जितनी हो रही है, हमारे इकोनॉमी पे जिसका असर हो रहा है, उसमें तो आपको कहते हैं डू एंड डाई वाली केसेस बन गई है। आप देखें इस तरह हमारे साथ मसला नहीं है। ईरान में भी ये हुआ 78 के जो रूस के खिलाफ लड़े हम लोग, वो मुहाजिर वहां भी आए थे, वहां से पीसफुली वापस चले गए। उन्होंने उनको बॉर्डर पर रखा, अंदर आने नहीं दिया। इसी तरह सऊदी अरब ने लोग यहाँ भेजे, उनको आपने वहां रखा, पनाह दी। दुनिया जान से लोग यहाँ आकर बैठ गए। तो मैं समझता हूँ अभी वक्त है कि ये वक्त से फायदा उठाएं। जिस तरह के हालात हमारे बन चुके हैं, कराची में बैठे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में, इनको शहरों से निकालें और नहीं तो कम से कम बॉर्डर पर रखकर अक़वाम मुत्तहिदा सके उनका केयर करें। हम लोग इस केयर करने के काबिल। बॉर्डर की बड़ी आप लोगों को प्रैक्टिस है कि बॉर्डर पे रखें, और जितनी गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही है वो भी आपके ही बॉर्डर से हो रही है, पता है ना आपको? सील कर दे सर, बॉर्डर को सील करें। हर सील आप सील करेंगे ना, आप हुकूमत में, आप वजीर हैं, मुझे बताइए, आप लोग तो सारे मुलव्वस हैं बीच में स्मगलिंग वगैरह में, और कौन है? जनाब जो भी मुलव्वस है सत्ता पर भी उसके खिलाफ। सर अगर आपने एज अ मिनिस्टर कहना है कि जो भी मुलव्वस है, तो फिर इसका मतलब है सारे मुलव्वस और किसी के खिलाफ कुछ नहीं होना। तो पेश कर, तो मेरे डोमेन में है तो कुछ भी नहीं, मगर फिर भी मैं कम से कम आपके प्रोग्राम पे कह सकता हूँ मेरे खिलाफ भी कार्रवाई बनती है तो जरूर करें। मगर आपके ख्याल में कौन लोग सबसे ज्यादा स्मगलिंग कर रहे हैं? ईरानी तेल की, वहां पे ईरानी तेल की स्मगलिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? बिल्कुल, बॉर्डर चूंकि ईरान का लगता है बलूचिस्तान से, तो वो जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मगर कानूनी एक्सेप्शन है 60 किलोमीटर। करनानी साहब, एक आदमी तो हो नहीं सकता ना जी। अगर कई हजार टैंकर एक महीने में आते हैं तो एक आदमी तो नहीं ला सकता ना वो। नहीं, बिल्कुल सही कहे, चैन पूरा, ये चैन है, एक आदमी नहीं पूरा चैन है और हर इदारे के लोग उसमें होते हैं। सिर्फ फर्ज का काम नहीं। तो आप लोगों में इतना करेज है कि उन सबको टेक ऑन करें? मेरा नहीं, एक रियासत का मामला है, रियासत में सब। आप रियासत में ही है ना? रियासत हम सब इसके साथ हैं। आप भी तो रियासत में ही है ना। अगर आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ फौज करे, हमने देखना है, तो वो तो नहीं होगा, हमें साथ करना पड़ेगा। सब मिलके करें, सबका। हाँ, तो आप चाहते हैं कि ये हो? बिल्कुल हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। और क्या क्या स्मगल हो रहा है तेल के अलावा? सर असला स्मगल होता है, हीरोइन स्मगल होता है, आपके जो कंट्राबैंड है, मुख्तलिफ जो टैक्सेस के इश्यूज है, सर गाड़ियां हैं जो बगैर टैक्स के आ जाती हैं वेश के बदल से, या इस तरह के जो चीजें हैं जो बाहर की हैं, जो अफगान ट्रेड के नाम पर जाती है, वो फिर वापस आ जाती है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो चल रहा होता है, जिससे हमारे जो अपनी तजारत है लोकल, वो मुतासर होता है और उसके नतीजे में हमारे टैक्स कलेक्शन नहीं होता है। तो लामाला जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, हमारा लोकल दृष्टि जो है वो बैठ जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं, मुलाजमतें, वो सारी चीजें जो है उनकी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ हमारे अपने लोगों के जिंदगी का मसला है, उनको बचाने का मसला है, तो हमें अपने मुल्क की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और सारे मामला को कंट्रोल करना चाहिए। अमानुल्लाह करनानी और अब्दुल सत्तार खान मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं हम। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। डॉलर की कदर कीमत में बड़ी कमी हो रही है और सोने की भी। ये ट्रेंड चलेगा कि कम होगा? पहले ये बताया जाए ये हुआ कैसे? आपके अफगान ट्रेड को आपने रोका है जो, और वहाँ पे जो आपने गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही थी उसको रोका? ये उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से? तो रोकने वाले भी पाकिस्तानी ही थे जिनकी वजह से रुका है ये। जी हाँ। तो ये पाकिस्तानी पहले कहाँ थे? जमहूरियत के मुतमन्नी थे कि वो काम कर ले। अच्छा, उन्होंने कहा कि जमहूरियत है, इसको काम करने दो। जब उन्होंने देखा कि जमहूरियत जो है नाकाम हो गई है, तो अब इंटरिम आई हुई है ना, तो उसमें कर लिया उन्होंने। उसमें उन्होंने कर दिया।
अब ये आप पहले बात कर रहे थे स्मगलिंग की, मेरे जहन में बात आ गई थी। मुझे किसी बंदे ने आज से 6-7 महीने पहले बलूचिस्तान के हवाले से पूरा ऐसी चीज़ भेजी थी जिसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, स्मगलिंग की बाकी आइटम्स हैं। उस बंदे का नंबर मेरे पास सेव नहीं था, तो मैंने कहा यार इसने बड़ी मेहनत की है, इस तरह की चीज़ पहाड़ों के दरमियान से उसने वो सारी पिक्चर बनाई हुई थी, और सैकड़ों की तादाद में, कम से कम मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, हज़ारों को छोड़ो पर सैकड़ों में पूरी, कि पहाड़ों के दरमियान ये सैकड़ों गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, बियाबान पहाड़ हैं उनके दरमियान में। मैंने फिर जब उसको फ़ोन किया कि मैं पूछता हूँ, देख तो नहीं ये बंदा है कौन, तो वो नंबर थ्रू नहीं हो सका मुझसे, मतलब नंबर मेरे पास फीड नहीं था, थ्रू नहीं हो सका, ताकि मैं उससे बात कर लेता, भाई आपने जो चीज़ भेजी है कमाल की भेजी है, इतनी मेहनत के बाद। ये कुछ 6-7-8 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये हुआ स्मगलिंग के ऊपर ये चीज़ें आईं, तो मेरे जहन में भी ख्याल आता है कि ये पहले से कुछ हो रहा था, मेरे ख्याल में कोई ना कोई इसके ऊपर कुछ कर रहा था, और वो असर रसूख वाले लोग थे जो कर रहे थे काम, क्योंकि वो असर रसूख के बगैर वो काम नहीं हो सकता जो वो भेजी गई थी मुझे चीज़ें। 3-4 चीज़ें आई थी। अब जब ये स्मगलिंग शुरू हुई तो मैंने जाके कोशिश की कि यार कौन सा नंबर था, किस नंबर से आई थी, मैं ज़रा उसे दोबारा चेक कर लूँ। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है कि ये हो रही हैं, टिका के हो रही हैं। फिर जब आप कोई एक्शन करते हो तो मेरे ख्याल में उससे पहले या रिहर्सल कर रहे होते हो या देख रहे होते हो। यार आपको मैंने सवाल छोटा सा पूछा, आप कहाँ पहुँच गए इधर उधर, स्मगलिंग के ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये वो मुझे बॉटम लाइन ये बताएं, डॉलर कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये बताएं। ये मुझसे बेहतर है आप उनसे पूछे जिनकी वजह से डॉलर नीचे आया। करनानी साहब, आपकी हुकूमत में डॉलर नीचे आया, आप बताएं मजीद कम होगा कि ज़्यादा होगा? सर ये मैं हुकूमत का मजबूरी जिम्मेदार नहीं हूँ, तो वफाक ने किया और हिम्मत करके कर रहे हैं, सूबों का इसमें रोल कमी है, तो मैं समझता हूँ हमें तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर ये स्टेप जारी हैं और मजीद सख्त होते जाएं तो डॉलर भी नीचे आएगा और मामला भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। अंदाजन कितना नीचे आएगा? सर जिस तरह मैंने टीवी पे इनका सुना है, ये जो मनी एक्सचेंजर हैं वो कहते हैं ये 260 तक भी जा सकता है। 260 मेरा ख्याल उससे कम आएगा करनानी साहब, और इससे कम जाएगा, जी जाएगा जी। अभी तक तो हमने आखिर को ली है, 2 साल पहले वो तो 197 था। मैं बच्चे का फीस नहीं लेता हूँ वो मिलता है 197, 190 पर इस तरह आगे। ये तो जल्दी भी हुआ है, 2 साल पहले। करनानी साहब मुझे जाते जाते ये बताइएगा इलेक्शन कब करा रहे हैं? तो अभी तक तो जो आईनी मुद्दत है वो तो यही है कि डीलिमिटेशन कंप्लीशन के बाद इलेक्टोरल रोल की बात है, अगर जल्दी भी करना चाहे इलेक्शन कमीशन तो जनवरी के आखिर में हो सकते हैं। जनाब हो सकने को छोड़ें, हो छुड़ा कब रहे रहे हैं अब मुश्किल सवाल है। का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो मेरा जाती नहीं है, वो तो फिर पूरा कलेक्टिव। अमानुल्लाह साहब जान छुड़ा लें, बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मेरे ख्याल में है नहीं। कलेक्टिव विजडम का है, मेरा जात का नहीं है, मैं कोटेशन कोई कर दूं। आपके ख्याल में हो कब रहे हैं? मैं कहता हूँ मौलाना फजल रहमान की बात सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। वो तो कहते हैं जनवरी में नहीं हो सकते। तो बस क्या सिद्धांत यही, हमने इलेक्शन करा दिए और जब भी इलेक्शन होंगे हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उनके पुरअमन गैर जानबदाराना इलेक्शन होने चाहिए, होंगे इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल में इलेक्शन डिले हो सकते हैं? डिले अभी तक तो डिले नहीं है सर, अभी तक तो कानून और आइन के मुताबिक 90 दिन में तो नहीं हो रहे ना जी, तो डिले तो हो गए। नहीं सर, 90 दिन जैसे मुख्तलिफ तकाजे पूरे करने के बाद होते हैं। आइन के अंदर ये तकाजा दोबारा बहस हो जाएगी, उस तकाजों के अंदर सीबीआई का रिपोर्ट है, रिपोर्ट को शाया करना है, उसके बाद डिलिमिटेशन का कदम है आर्टिकल 51(5) के तहत। तो ये सारी चीजें आइन के अंदर मौजूद है, सिर्फ 90 डेज नहीं है। ये सारी चीजें मुकम्मल होंगे तो 90 डेज। मेरे पास 1 मिनट रह गया। सत्तार खान साहब, आप आंखें बंद करें और ये समझें कि आज 21 अक्टूबर है, क्या मियाँ साहब आ रहे हैं आज? एक और बात कर दूं आपके शो की वसातत से, मेरे अचानक मेरे जहन में आया डॉलर की वजह से। एक शख्स है नैयर शेख, उठ गया,
आगे चले। उसको उठा दिया गया, लेकिन ये नहीं है कि उसको उठा के कौन ले गए ना उसकी खबर आई। पता बाकी चलेगा, उसका ड्राइवर आ गया ना वापस, मैनेजर भी आ गया, बताएंगे आपको, मैं बाद में आपको बता दूंगा। चलो ठीक। आप मुझे अच्छा, 21 अक्टूबर के हवाले से मैं माजरत ही करूंगा मैं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता। शाम का भी नहीं पता वो फ्लाइट चल पड़ी है वहां से कि नहीं चल पड़ी। मैं कहता हूँ फ्लाइटों के जो टिकटें हैं वो भी बदली गई हैं कई दफ़ा। ओके, यही मैं कह रहा हूँ बड़े दिनों से कि लोग शशोपंज में हैं, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा जिक्र होना शुरू हो गया है कि खुद नून लीग वाले सवाल में पड़ गए, क्या बनेगा। अल्लाह हाफिज़।